हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं एकलव्य स्नातक और इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं BE-VAE 181 यूनिट नंबर 12 है हमारा। और इसमें हम देखेंगे पर्यावरण नियमावली, यानी कि पर्यावरण को बचाने के लिए जो नियम कानून वगैरह बनाए गए हैं, जो एक्ट है, वो सारी जो चीज़ें हैं वो हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हो यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर जो 11 है वहाँ तक आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, इसमें हम बात करेंगे यूनिट नंबर 12 की, और इस वीडियो में यूनिट नंबर जो 12 है आपका वो पूरा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। परिचय के ऊपर चर्चा करते हैं और यहाँ पर इसे समझते हैं। देखिए, जैसा कि हमें पता है पिछले कुछ दशकों से क्या हुआ है, सबसे ज़्यादा जो चिंता की बात है, जो चिंता बढ़ रही है, वो है पर्यावरण से रिलेटेड। क्योंकि जो हमारा पर्यावरण है वो बहुत तेज़ी से ख़राब हो रहा है। ठीक है, और उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं जिसके लिए हमने बात कर लिया है। मानव जो है उसके पीछे कारण है। ठीक है, और पेड़ों की कटाई वगैरह जो हो रही है उससे बहुत ज़्यादा जो है प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए उसके कारणों को सबसे पहले समझा गया कि किस किस कारणों से जो है पर्यावरण को जो है नुकसान पहुंच रहा है। और ठीक है, और उसके बाद उसको रोकने के लिए सही कदम जो है वो उठाए गए हैं। तो पर्यावरण कानून का जो फैसला है वो लिया गया है। इसके ऊपर कई सारे जो कानून हैं वो बनाए गए हैं। वैश्विक स्तर पर ये जो है बहुत चिंता का विषय था, तो विश्व स्तर पर इस पर बात की गई और पर्यावरण को बचाने के लिए इन कानूनों को यहाँ पर लागू किया गया, जिसके ऊपर आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इसकी वर्तमान स्थिति। वर्तमान स्थिति आपको पता ही है कि वर्तमान स्थिति जो पर्यावरण की है वो गंभीर है, और दिन पर दिन जो है वो जो है वहाँ पर जो समस्याएं हैं वो बढ़ती जा रही है। तो उसके लिए यहाँ पर बहुत सारे कानून बनाए गए हैं। पहले यहाँ समझते हैं। देखिए, पिछले कुछ समय में जैसे हमें पता है कि मानव जाति के लिए जो वायु है वो खराब हो रही है, जल खराब हो रहा है, क्योंकि वायु प्रदूषण हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है, भूमि प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, अपशिष्ट जो है, अपशिष्ट बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे जैसे पर्यावरण, जैसे जैसे मानव बढ़ रहे हैं और शहरीकरण हो रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है, वैसे वैसे जो वेस्ट है, जो कूड़ा है, वो बढ़ रहा है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन एक जो है हो रहा है, सूखा। ठीक है, सूखा हो गया। ओजोन परत जो है, इसमें ओजोन का ह्रास हो रहा है, यानी कि ओजोन परत जो हमारी पतली हो रही है। ठीक है, तो ये सारी जो प्रॉब्लम है बहुत गंभीर समस्या है। साथ में प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास हो रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपको पता है। इसी तरह पर्यावरण की समस्याएं जो है, सेम इसी टाइप की पर्यावरण की जो समस्याएं हैं वो गंभीर रूप उन्होंने ले लिया है। पर्यावरण की समस्याओं का प्रभाव देखते हुए हमने क्या किया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पर विचार किया। ठीक है, सभी देशों ने क्या किया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पर जो है बात की। ठीक है, और इसकी समस्याओं को हल करने के लिए इसका समाधान निकाला। ठीक है, उन्हीं समाधान को यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले है यहाँ पर राष्ट्रीय विधान, इसे समझते हैं कि इसके अंदर क्या बात करी गई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांतों में से राज्य को निर्देश दिया गया। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि राज्य को यहाँ पर निर्देश जो है वो दिया गया क्या। ठीक है, ये निर्देश दिया गया कि पर्यावरण की सुरक्षा एवं उसके सुधार के लिए कार्य करें। यानी यहाँ पर देश को बताया गया कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए और पर्यावरण के नुकसान के लिए यहाँ पर जो काम करना अत्यधिक जरूरी है। प्लस में क्या है, यहाँ पर भारत में लागू हो रहे नियमों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। यानी कि भारत में जो है यहाँ पर जो नियम कानून जो बनाए गए जो भी है उसके ऊपर जो है 4 भागों में से बांटा गया है, और फिर हम उसे क्या है एक एक करके जो है डीप चर्चा करेंगे उस पर। सबसे पहले यहाँ पर जल अधिनियम, ठीक है, वायु अधिनियम, वन एवं वन्य जीव अधिनियम और सामान्य अधिनियम। तो जैसा कि आपको पता चल रहा है, जल अधिनियम में हम जो है जल से रिलेटेड बात करेंगे, जो कि हमारे उसमें होता है, प्रदूषण फैल रहा है, उसमें हम जल प्रदूषण की बात करेंगे। और उसके बाद वायु प्रदूषण की बात करेंगे, फिर वन और उनके जो जीव है उसके ऊपर बात करेंगे, और सामान्य में जो है कुछ हमारा यहाँ पर अलग है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जल अधिनियम की। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि जल प्रदूषण जो है वो भी बहुत तीव्र गति से फैल रहा है, क्योंकि जो
उद्योग होते हैं, जो फैक्ट्री वगैरह होती है, वहाँ से जो है उससे भी बहुत ज़्यादा जो कचरा है वो नदियों में जल के अंदर फेंका जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है। इसलिए इसको रोकने के लिए, सबसे पहले जल प्रदूषण को रोकने के लिए संसद ने क्या किया, जल नियमावली को पारित किया। ठीक है, इससे रिलेटेड नियम कानून बनाए, जिसका नाम दिया गया जल सुरक्षा एवं प्रदूषण नियंत्रण। ठीक है, जल अधिनियम से 1977 से प्रदूषण नियंत्रण को बहुत प्रोत्साहन मिला इससे। ठीक है, साथ में जो उद्योग वगैरह थे, अगर वो जल का उपभोग करते हैं, ज़्यादा उपभोग करते हैं बड़ी मात्रा में, तो उनको क्या है, यहाँ पर टैक्स वगैरह जो है वो भी देना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जल की बात हो गई। अब हम बात करते हैं वायु अधिनियम की। यहाँ पर देखिए, भारत सरकार ने कानून बनाया जिसके अंदर उन्होंने जो है वायु प्रदूषण को कम करने से रिलेटेड सारे काम किए। उसका नाम रखा वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण। ठीक है, इसे कब बनाया गया था, 1981 में, जिसे वायु अधिनियम 1981 कहा जाता है। ठीक है, इसका जो मुख्य लक्ष्य था वो क्या था कि वायु प्रदूषण को कैसे रोका जाए। ठीक है, प्लस में उसको नियंत्रण किया जाए और कम किया जाए। सबसे पहले उसे कैसे रोका जाए, यानी जहाँ से भी वायु प्रदूषण हो रहा है, सबसे ज़्यादा वायु खराब हो रही है, पहले उसको वहाँ से रोका जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसे नियंत्रण किया जाएगा कि कम से कम उसे क्या है, जो भी वायु प्रदूषण हो रहा है उसे कम किया जाए, नियंत्रण किया जाए। और उसके बाद वायु को साफ करने के तरीके, जैसे कि अत्यधिक पेड़ लगाना, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो यही सारे तरीके जो है यहाँ पर किए गए। उसके बाद यहाँ पर आती है वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम। ठीक है, इसे पढ़ते हैं। देखिए, 1972 में संसद ने वन्य जीवन अधिनियम पारित किया। ठीक है, इसमें क्या है, जो भी सलाहकार वगैरह थे, जो भी एक्सपर्ट थे, उनको जंगली जानवरों और पक्षियों के शिकार संबंधी कानून बनाए गए उनके देख रेख में। ठीक है, तो इनको आपको पता है कि जो वन के जीव होते हैं, ठीक है, जो वन के जानवर वगैरह भी होते हैं, उनका शिकार किया जाता है बड़ी मात्रा में। ठीक है, वो भी स्वार्थ के लिए, लाभ के लिए। ठीक है, और उनके दांत वगैरह जो है जानवर के उन्हें बेच दिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो सबसे पहले शिकार संबंधी चीज़ों पर कानून बनाए उन्होंने। उसके बाद भारत में जो तेज़ी से जो वृक्षों को काटा जा रहा है, पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, तो उससे पर्यावरण जो है हमारा बहुत ज़्यादा खतरे में है। तो उस चीज़ को यहाँ पर जो है देखा गया, उसके ऊपर विचार किया गया। इसलिए भारत सरकार ने क्या किया था, 1980 में वन संरक्षण अधिनियम पारित कर दिया था, जिसके तहत क्या था, अगर मान के चलो कोई ऐसी कोई जंगल है, ठीक है, तो उस जंगल में क्या है, अगर उस जंगल की भूमि को गैर वन कार्य के लिए इस्तेमाल किया जाना हो, यानी कि उस पर कोई दूसरा काम किया जा रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर केंद्र सरकार से इजाज़त लेना क्या है, वो ज़रूरी हो जाएगा। तो इस तरीके जो नियम लागू किए गए, इससे बहुत ज़्यादा जो है प्रभाव पड़ा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं सामान्य अधिनियम में। तो इसमें भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसे समझते हैं। देखिए, इस श्रेणी में क्या है, सबसे पहले सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कानून वगैरह को जो है यहाँ पर रखा गया है, जिसे बोलते हैं हम यहाँ पर सुरक्षा अधिनियम 1986, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986। इसमें क्या था, इस अधिनियम में जल, वायु और भूमि, इन सभी को साथ साथ मानव और दूसरे जीवों और पौधों को भी क्या किया गया था, पर्यावरण का भाग माना गया था। यानी कि इसमें इन्होंने ये बताया कि जो भी छोटी से बड़ी चीज़ें, चाहे वो सूक्ष्म जीव हो, चाहे वो बड़े जीव हो, पेड़ पौधे हो, तो ये सभी क्या है, पर्यावरण का एक भाग है। और इन सब को भी क्या है, इसके अंदर पर्यावरण के अंदर शामिल किया जाएगा, और इन सब को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे सूक्ष्म जीव को भी। ठीक है, तो ये उसके अंदर आता है जैव विविधता वगैरह के अंदर में, कि आपको पता है जो उसमें जो जीव होते हैं वो विलुप्त होते जा रहे हैं, तो उनको भी संरक्षण प्रदान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समझौता, यानी कि विश्व लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार के समझौते जो है वो किए गए। यहाँ पर देखिए, सन 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक समझौता जो है आयोजित किया गया था। अब ये जो है स्टॉकहोम बोलते हैं इसको, ठीक है, और ये पर्यावरण से रिलेटेड आयोजित किया गया था, कहाँ पर, संयुक्त राष्ट्र में। ठीक है, और इसमें क्या है, आमतौर पर इसको स्टॉकहोम समझौता कहते हैं। ठीक है, इसका जो नाम है वो है स्टॉकहोम समझौता। तो
तो इसमें हुआ क्या था, एक तरह से आप इसे समझो कि संयुक्त राष्ट्र की तरफ से पहला कदम था ये जो उठाया गया था, यानी पहल की गई थी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके अंदर में क्या था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण की बढ़ती समस्याओं को देखा गया था, उसको उजागर किया गया था, उसके ऊपर जो यहाँ पर चर्चा की गई थी। अगर हम बात करें 1992 में, तो रियो डे जेनरियो ने आयोजित किया था पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसे ये बहुत फेमस है, इसे हम अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं, जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सब जो योजना बनाई गई, यहाँ पर इतने सारे जो लोग हैं वो इकट्ठा हुए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, ठीक है, वो इसलिए हुआ कि पर्यावरण क्या एक गंभीर मुद्दा बन गया था, समस्या बन गई थी, पर्यावरण को नुकसान जो पहुंच रहा था, तो उसको बचाना क्या है बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसलिए इतने बड़े बड़े लेवल पे जो है यहाँ पर बातचीत की गई और बहुत सारी चीज़ों पर समझौता किया गया। अब उन समझौतों के बारे में पढ़ते हैं कि क्या क्या समझौता वगैरह जो है वो हुए हैं। तो ओजोन परत पर समझौता, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ओजोन लेयर में क्या है, छेद हो रहा है, और जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, अब देखिए ओजोन परत का जो मामला है वो ऐसा नहीं है कि अगर एक देश जागरूक हो जाए तो ऐसा हो सकता है। इसके लिए क्या है कि पूरी दुनिया को साथ आना होगा। जब पूरी जो दुनिया है वो साथ आएंगी, देश के दुनिया के सभी देश क्या है साथ में मिलकर कार्य करेंगे, तभी क्या है ओजोन परत वाली जो समस्या है उसको सुलझाया जा सकता है, ठीक है। आप समझ पा रहे हो, क्योंकि ये तो पूरे विश्व का मैटर है। तो इसलिए सभी देशों ने क्या है इसमें अपना योगदान दिया, और क्या कहते हैं उसमें सभी ने, वैज्ञानिकों ने एक दूसरे की मदद करनी वगैरह की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर बात करी। इसे समझते हैं थोड़ा। यहाँ पर देखिए विश्व के देशों ने क्या किया, ओजोन परत की सुरक्षा पर समझौता किया, ठीक है। और उन्होंने इस सम्मेलन के माध्यम से राष्ट्रों को बोला, देशों को जिम्मेदारी लेने के लिए बोली कि ओजोन परत की उनको सुरक्षा करनी होगी सभी को, और इन गंभीर परिणामों को बेहतर समझाने का प्रयास करेंगे। और जैसे कि वैज्ञानिक वगैरह सब है, तो ये भी आपस में मिलकर खोज करेंगे और एक दूसरे की क्या है सहायता करेंगे, और ओजोन परत को बचाने की कोशिश करेंगे कि उसको जितनी हानि हुई है बस उतनी ही हो, और ज़्यादा हानि जो है उसे नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं यहाँ पर जैव विविधता पर समझौता, ठीक है। जैव विविधता, इसके बारे में हम समझेंगे कि जो जैविक जो प्राणी वगैरह सब है इसके ऊपर हम बात करेंगे कि कहीं वो विलुप्त ना हो जाए, उनके ऊपर भी यहाँ पर जो है प्रकाश डाला गया और इसको भी महत्वपूर्ण समझा गया, और इसके संरक्षण को यहाँ पर प्रोत्साहन दिया गया। हुआ क्या था, जैव विविधता पर सम्मेलन के दौरान बातचीत हुई थी और इसे भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा समझा गया, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हो सकता है कि पिछले 100 साल पहले, ठीक है, जो हमारे दादा परदादा हुआ करते थे, उन्होंने जो जीव जंतु देखे वो हम नहीं देख पाए हैं, ठीक है, और जो हम देख रहे हैं वो आने वाली हमारी पीढ़ी नहीं देख पाएगी। तो इस चीज़ को बचाने के लिए यहाँ पर क्या है, ये जो है इस चीज़ को भी यहाँ पर प्रोत्साहन दिया गया। समुद्र नियम पर समझौते किए गए, ठीक है, समुद्र से रिलेटेड बातचीत की गई। समुद्र का कितना एरिया जो है उस बंदे का होगा जो उसके तट पर उसका क्षेत्र है, ठीक है। उसके बाद पाइपलाइन वगैरह बिछाने के लिए स्वतंत्रता है। ये सभी बातों पर जो यहाँ पर समुद्र नियम पर समझौता के अंतर्गत बताया गया है, ठीक है। इसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए हुआ क्या था, 1982 के संयुक्त राष्ट्र के समुद्र नियम पर समझौता किया गया, जिसमें सबसे पहली बार इस बात को जो है रखा गया था कि जो समुद्री संसाधन है वो आने वाली पीढ़ियों के लिए, जो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ आएंगी उनके लिए भी बचा कर रखना है, उनके लिए भी संरक्षण किया जाना चाहिए इसका, ठीक है। तो इसके लिए भी कानून बनाया गया, और उसके अंदर कानून में ये रखा गया, दो बात रखी गई यहाँ पर कि समुद्र तट के जो राज्य हैं वो अपने क्षेत्रीय समुद्र पर अधिकार होगा उनका, जो भी उनका तट पड़ते हैं पास में उनका कुछ हद तक अधिकार होगा, और क्या कहते हैं 12 समुद्री मील से आगे नहीं होगा, ठीक है। तो इससे एक लिमिट तय की गई, और साथ में क्या है समुद्र के नीचे जो पाइपलाइन वगैरह बिछाई जाती है, जैसे कि आपको पता है कि ये हमारी जो नेटवर्क की जो वायर होती है, ठीक है, ये जो केबल्स वगैरह होती है, तो इन्हीं सब केबल वगैरह को क्या है यहाँ पर बिछाई जाती है। जो आपका इंटरनेट आता है वो समुद्र के अंदर केबल बिछाई जाती है, इससे रिलेटेड ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं शायद उसे, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो बिछाई जाती है, तो उसके लिए यहाँ पर क्या है स्वतंत्रता होगी। इन्हीं सब मुद्दों पर यहाँ पर बातचीत की गई थी, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं संप्रेषण तथा परिवर्तन के लिए संस्थागत व्यवस्था।
इसके बारे में थोड़ा बातचीत करते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए, पर्यावरण की जो समस्या आपको पता है गंभीर है, तो इस समस्या पर सलाह देने वाला होना चाहिए, प्लस में उसका समाधान देने वाला होना चाहिए। तो सरकार के पास कैसे पहुँचेगी ये सारी बातें, उसके लिए यहाँ पर जो है बहुत सारी चीज़ें की गई। देखते हैं यहाँ पर पर्यावरण की समस्या क्या है, बड़ी है, तो इसके लिए सरकार को सलाह देना आवश्यक है। उसके समाधान के लिए सरकार के पास सिफारिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी कार्य को लेकर भारत सरकार ने क्या किया, सन 1972 में पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय पर राष्ट्रीय समिति बनाई, ठीक है, NCEPC, यानी कि नेशनल कमेटी ऑन एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन का गठन किया गया, ठीक है। इसमें यही सारी चीज़ें थी कि अगर पर्यावरण की समस्याओं पर जो है यहाँ पर नज़र रखी जाए, ठीक है, और वार्षिक तौर पर इस पर रिपोर्ट बनाई जाए, ठीक है। रिपोर्ट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिपोर्ट बनाई जाएगी तभी पता चलेगा कि पर्यावरण का जो नुकसान है वो और अधिक बढ़ गया है या वो कम हुआ है, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो रिपोर्ट बनाने से पता चलेंगी, जिसे वार्षिक तौर पर बनाया जाता था, ठीक है। जनसंचार माध्यम से पर्यावरण संबंधी जागरूकता फैलाना, जो हमारे जनसंचार माध्यम होते हैं उन माध्यमों का इस्तेमाल करके जागरूकता फैलाई जाए, ठीक है। लोगों को जागरूक किया जाए कि पर्यावरण को बचाना क्या है, हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सारी चीज़ें, पर्यावरण के महत्व को समझाया जाए, ठीक है, और उस पर समय समय पर सम्मेलन किए जाए, जिससे लोगों को पर्यावरण के महत्व के बारे में पता चले। तो NCEPC का ये क्या है, ये कार्य हैं, ये सारे के सारे जो वो करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ठीक है। जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है, इस बोर्ड का काम क्या होगा, इसका काम होगा कि प्रदूषण पर नियंत्रण करना, ठीक है, जल प्रदूषण पर रोक लगाना, वायु की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए जो भी काम किए जाते हैं वो सब काम करना। तो इस चीज़ के लिए इसका गठन किया गया था। इसे यहाँ पर पढ़ते हैं थोड़ा, देखिए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इसको बोलते हैं CPCB, ठीक है, यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का गठन किया गया, जिसे प्रदूषण रोग एवं नियंत्रण के लिए भी जल प्रदूषण रोग एवं नियंत्रण भी इसको बोला जाता है, ठीक है। इसके मुख्य जो है कार्य कौन कौन से हैं। सबसे पहला कार्य है कि जो जल प्रदूषण होगा उस पर रोक लगाई जाए, ठीक है। जल प्रदूषण को रोक लगाने के लिए क्या क्या काम हो सकते हैं, जैसे मान के चलिए कि कोई फैक्ट्री है और वो बहुत ज़्यादा कचरा है वो जल में डाल रही है, ठीक है, तो अगर उसके बारे में इन्हें पता चलता है तो उस पर नियंत्रण लगाएगी। प्लस में क्या होगा, क्षेत्रों में जल धाराओं और कुओं की सफाई को बढ़ावा देना, साफ सफाई देखेगी। और देश में वायु प्रदूषण को रोकना, देश में क्या है, जहाँ पर भी जिस चीज़ से ही पता चल रहा है कि यहाँ से वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा है, मान लेते हैं कि इससे पता चल जाए कि कोई फैक्ट्री है वहाँ से वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है, तो उस जगह जाकर ये रोक लगाएगी, ठीक है। वायु की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए जो भी कार्य इनसे हो पाएंगे वो कार्य करेंगे, ठीक है, चाहे वो अत्यधिक पेड़ लगाना हो या उसकी जागरूकता फैलानी हो, तो इस प्रकार के जो कार्य हैं वो ये करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी बातें हैं। टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं वहाँ से। प्लस में क्या है कि वीडियो आपकी ख़त्म हो चुकी है, तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती रहेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।